हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीएनएल स्टेटमेंट्स पार्ट 1, उसमें हमने रेवेन्यू साइड के बारे में समझा था। ये उसका सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें हम समझेंगे कि एक्सपेंस साइड जो पीएनएल स्टेटमेंट की है उसमें क्या क्या हेड्स होते हैं और किस तरीके से एक्सपेंसेस को पीएनएल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, कैसे अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है, कैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाता है, कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला जाता है, वो सब समझेंगे इस वीडियो में। ये बिगनर्स के लिए एक सीरीज़ है। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। सो अंडरस्टैंडिंग पीएनएल स्टेटमेंट्स एंड एक्सपेंस डिटेल्स। तो ये हैं हम भाई, कंपनी के ओनर, और ये है कंपनी के खर्चे की लिस्ट। तो अब जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने रेवेन्यू साइड की बात करी थी कि कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसको कैसे दिखाती है अपनी पीएनएल स्टेटमेंट में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एक्सपेंसेस इनकर करती है उसको पीएनएल स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाता है। एसोसिएटेड जो नोट्स होते हैं उनको समझेंगे। जो एक्सपेंसेस हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये आ गया कि इसमें ये बताया जाएगा कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं उस सारी की हम बात करेंगे। तो एक्सपेंसेस साइड में फर्स्ट हेड आप देख रहे होगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, वो आएगा। फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट की बात करी जाएगी, डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन की बात करी जाएगी और अदर एक्सपेंसेस की बात करी जाएगी। अब वन बाय वन एक एक आइटम को समझते हैं। यहाँ पर जो ये हमारे पास डेटा है सारा, ये हमारा राजा बैटरीज का है। 2014 की उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसको लिया गया है एज ए एग्जांपल समझने के लिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ आइटम है एक्सपेंस साइड में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या है? ये कॉस्ट है रॉ मटेरियल्स की जो कंपनी एक्वायर करती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो लार्जेस्ट एक्सपेंस है जो कंपनी ने किया है। ये एक्सपेंस बैठता है आपका 2100 करोड़ के आसपास का फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2014, और 1760 करोड़ का 2013 के लिए। तो नोट नंबर 19 में एसोसिएटेड डिटेल्स दी हैं इस एक्सपेंस की, उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, 2013 का दिखाया जाएगा, 2014 का दिखाएगा। ये मिलियंस में दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा ये करोड़ में नहीं है, ये मिलियंस में है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स देखोगे आप, लेड एक्वायर किया है, लेड अलॉयज़ किए हैं, सेपरेटर्स किए हैं और अदर्स चीज़ें हैं। टोटल जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो 2100 करोड़ के आसपास की है। तो नोट 19 ने हमें एक सेपरेट डिटेल दी है पूरे मटेरियल की। तो नेक्स्ट टू लाइंस हैं वो बात करती हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का। ये जो नेक्स्ट लाइन थी परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को समझते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, ये दोनों जो आइटम्स है वो एसोसिएटेड है नोट नंबर 20 से। नोट नंबर 20 में दिया गया है स्टॉक इन ट्रेड रेफ़र किया जाता है कि जितने भी फिनिश गुड्स हैं उसकी बात करेंगे जो कंपनी बाय करती है फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। ये जो एक्सपेंस है ये 211 करोड़ का है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की जो बात करेंगे उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनी ने एक्सपेंस इनकर किया है इन द पास्ट, बट जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पास्ट हैं एंड वर सोल्ड इन द प्रेजेंट और करंट फाइनेंशियल ईयर, ये स्टैंड करता है 29 करोड़ के आसपास। तो ये नेगेटिव नंबर इंडिकेट करता है कि कंपनी ने ज़्यादा बैटरीज बनाई थी 2014 में, और मतलब बनाई ज़्यादा थी बट बेच कम पाए। तो इसकी एक सेंस देने के लिए कंपनी ने डिडक्ट किया है जो कॉस्ट इनकर की गई थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जो एक्स्ट्रा गुड्स थे फ्रॉम द करंट ईयर कॉस्ट, तो कंपनी इस कॉस्ट को ऐड करेगी टू सेल दीज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स इन सम टाइम इन फ्यूचर। तो ये जो कॉस्ट है इसको कंपनी ऐड करती है बाद में, इसको इंक्लूड किया जाएगा परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का इस आइटम में। जो करंट फाइनेंशियल ईयर के जो प्रोडक्ट्स बच गए हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं बेचे गए हैं उसको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में रखा जाएगा। नोट 20 का एक एक्सट्रैक्ट है जो इसकी डिटेल देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोसेस है और स्टॉक इन ट्रेड है। परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की बात करोगे, स्टोरेज बैटरीज है, ईयर एंडेड 2014 में 1619 है। होम यूपीएस है 494 का है। तो 211 करोड़ के आसपास का ये नंबर बचता है। 211 करोड़ इसलिए है क्योंकि ये इन मिलियंस है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसका पूरा आपको ब्रेकडाउन दिया गया है।
कि वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या थी, प्रीवियस ईयर 81 करोड़ की थी, इस साल 82.8 करोड़ की है। क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाएगा, फिर ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है, दैट इज़ 29 करोड़ के आसपास का ये बैठता है जो नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज है। तो डिटेल्स जो इसमें एक्सट्रैक्ट में है वो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इस वीडियो के बाद इसको समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में पूछना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसका जो ब्रेकडाउन है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक सेपरेट मॉड्यूल है, उसके अंदर इसको डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं कि कौन सा था। नेक्स्ट आइटम था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इसके बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या कवर्ड है, सैलरीज एंड वेजेस जो इनके एम्प्लॉयज़ को गई है, ये मिलियन में है तो सिर्फ 136 करोड़ की सैलरी और वेजेस गई हैं। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स एंड अदर फंड्स, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जो इन्होंने किया है 14 करोड़ का स्टाफ वेलफेयर और 8 करोड़ का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि ये कंपनी जो 3400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो सिर्फ 158 करोड़ या फिर 4.5% ऑफ इट्स सेल्स एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा कर रही है। ये पैटर्न आपको सारी ही कंपनीज़ में दिखेगा, बस जो आईटी कंपनीज़ हैं, एटलीस्ट इन नॉन आईटी कंपनीज़, मतलब आईटी कंपनीज़ में जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट लाइन की जो बात करें हम, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस चार्जेस या फिर बोरोइंग कॉस्ट की बात करें। अब बोरोअर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी प्राइवेट और दे कैन बी गवर्नमेंट बेस्ड। तो कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 0.7 करोड़ है 2014 के अंदर। इसको डेट रिलेटेड मैटर्स में चैप्टर जो बैलेंस शीट का है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम बैलेंस शीट का ही लेंगे, उसके अंदर डेट को अच्छे से समझेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन की बात करेंगे, 64.5 करोड़ की है। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को समझने के लिए हमें टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स को समझना पड़ेगा। टेंजेबल एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, कार, प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती बट उनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है कंपनी के लिए, सच एज ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजी एंड कस्टमर लिस्ट। तो अब जो एसेट्स हैं, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, दोनों को डेप्रिशिएट करना पड़ता है ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ का क्या मतलब है, कोई भी एसेट आपने अगर परचेज़ किया है तो उसका कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, यूज़फुल लाइफ ऑफ अ लैपटॉप कुड बी 4 ईयर्स। तो इसको हम समझते हैं ज़ीरोधा के एग्जांपल से। अब ज़ीरोधा एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स है जो 1 लाख का फर्म ने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने जो एक्सपेंस इनकर किया वो 65,000 का किया। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सर्वर खरीदा जो इसको 5 साल तक सर्व करेगा। अब अगर हम अर्निंग की बात करें ज़ीरोधा की, जो कि थी 1 लाख रुपए के आसपास, बट जो उसका खर्चा हुआ 65,000 का ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सर्वर के ऊपर, वो था 65,000। अब रिटेन्ड जो है हाथ में वो 35,000 है, बट अगर इसको हम अर्निंग डाटा में एज इट इज़ डालेंगे तो वो एक ट्रू पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएगा जो अर्निंग कैपेबिलिटी है ऑफ द कंपनी की। तो इसको समझने के लिए क्या किया जाएगा, कोई, अब जैसे 65,000 का खर्चा था और इसकी जो यूज़फुल लाइफ हमने निकाली है वो 5 साल की निकाली है, तो इसका जो एक्सपेंस है इसको हम एक लमसम अपफ्रंट एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे बैलेंस P&L स्टेटमेंट में। इस 65,000 को हम इसकी यूज़फुल लाइफ के 5 से डिवाइड करेंगे, 65,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 13,000 को एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम डेप्रिसिएशन में दिखाएंगे। तो ज़ीरोधा की अब जो अर्निंग दिखाएगा 1 लाख माइनस 13,000, 87,000 दिखाएगा। सिमिलरली हम ये एक्सरसाइज नॉन टेंजिबल एसेट्स के साथ भी कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, ज़ीरोधा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। इन रियलिटी एक्चुअल आउटफ्लो जो हुआ था वो 65,000 का हुआ था टूवर्ड्स द एसेट परचेज। बट अब ये देखते हैं कि P&L ये चीज़ कैप्चर नहीं कर रही। एज एन एनालिस्ट आप क्या करोगे, हमें कैश मूवमेंट का कैसे पता लगेगा कि कहाँ गया है कैश। तो कैश मूवमेंट जो होती है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होती है, उसको हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। अब नोट नंबर 23 है जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का एक आपको डिटेल्ड नोट देता है। डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 63 करोड़ का 2014 में, 65 करोड़ का आपका 2013 में। तो लास्ट लाइन ऑफ एक्सपेंसेस है, ये अदर एक्सपेंसेस की बात करता है।
ये फर्स्ट हेड में यहाँ पर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का जब था तो ये लास्ट लाइन जो थी ये अदर एक्सपेंसेस शो करती थी। तो अब अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही एरिया है क्योंकि यहीं पर प्ले करती है कंपनीज। अब अदर एक्सपेंसेस में आप क्या देखोगे, फर्स्ट हेड है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चा है, स्टोर्स एंड स्पेसेस कंज्यूम्ड, पावर एंड फ्यूल, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, ये सारा खर्चा दिखाया जाएगा। सेकंड है सेलिंग एक्सपेंडिचर। सेलिंग एक्सपेंडिचर के लिए अब ये बैटरी रिलेटेड कंपनी है तो ये क्या क्या करेगी भाई, एडवर्टीजमेंट करेगी, फ्रेट आउटवर्ड करेगी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन देगी सेल के लिए, सर्विस के लिए एक्सपेंस करेगी, वेयर हाउसिंग की बात करेगी, सेकेंडरी फ्रेट की बात करेगी, अदर सेल्स एक्सपेंसेस की बात करेगी, रॉयल्टी की बात करेगी सेल्स पे, प्रोडक्ट वारंटीज़ में जो खर्चा आएगा उसकी बात करेगी। नेक्स्ट आप चलोगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए जिसमें आपका रेंट आ गया, कमीशन आ गया, पेमेंट टू ऑडिटर्स आ गया, डोनेशन आ गया, ट्रैवल कन्वेंस आ गया, रिपेयर्स आ गया, मेंटेनेंस आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। तो इस तरीके के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो हैं, डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स, बैड डेट्स, जो इररिकवरेबल एडवांसेस हैं उनको दिखाया जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, वेल्थ टैक्स जो रहेगा। तो ई कॉलम में आके ABCDE को टोटल करके ये अदर एक्सपेंसेस में दिखाया गया। अब इस नोट से ये क्लियर हो चुका है कि अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, सेलिंग को, एडमिनिस्ट्रेटिव को और अदर एक्सपेंसेस को। अब एग्जांपल है हमारा राजा बैटरीज का जिन्होंने 27 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे और प्रमोशन पे खर्च करे हैं। एडिंग अप ऑल द एक्सपेंसेस मेंशन्ड इन द P&L स्टेटमेंट, इट सीम्स दैट हमारा राजा बैटरीज हैज स्पेंट 2941 करोड़ एज एन एक्सपेंस। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट होता है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिव एक्सपेंसेस बट बिफोर डिडक्टिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, सिंपली पुट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल रेवेन्यू था 3484 करोड़, टोटल एक्सपेंस जो था ऑपरेटिंग का वो था 2941, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 540 करोड़। अब एक एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है 3.8 करोड़ का जिसको डिडक्ट करना रहेगा। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसका कंपनी ने पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया था बट वो एक्सपेंस उसको करना पड़ गया किसी और टाइम पे और उसने फोर्स ही नहीं किया था इस चीज़ को और ना ही वो ये सोचता है कि ये एक रेकरिंग एक्सपेंस रहेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, इसमें क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम को माइनस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। अब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स 540 करोड़ का था। एक्सेप्शनल आइटम्स का जो खर्चा था वो 3.8 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 536.6 करोड़। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो जो टैक्स है, टैक्स एक्सपेंस की बात होगी 158 करोड़ है और डेफर्ड टैक्स जो है वो 106 करोड़ है। अर्लियर एक्सेस था जो शॉर्ट प्रोविजंस है वो 6 करोड़ है। तो टोटल अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आना चाहोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो सिंपल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एप्लीकेबल टैक्सेस। तो करंट टैक्स के जो टोटल इसमें से एक्सपेंस डिलीट होगा दैट इज 158 करोड़। बिसाइड्स दिस थोड़ा और है 169 करोड़ का ये और है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 567 करोड़। अब ये 567 कैसे आया, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से हमने टैक्स को माइनस कर दिया है। तो 367.4 करोड़ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है नेट। अब लास्ट लाइन क्या है, ये बात करती है बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्टैटिस्टिक्स है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए। EPS आपको ये भी मौका देता है और ये समझने का एक चांस देता है जिससे आपको ये पता लगता है कि जो मैनेजमेंट का रोल है वो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अर्निंग पर शेयर जो है बहुत सीक्रेट नंबर है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि एक कंपनी अर्निंग पर शेयर कितनी कर रही है ऑन द फेस वैल्यू। अब हमारा राजा बैटरीज का जो 2014 का नंबर था दैट वाज अराउंड 21.51 रुपीज़ पर शेयर। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। अर्निंग्स न्यूमरेटर में रखा जाएगा अर्निंग्स, नेट प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड ऑफ इन मिलियंस है ये। ड्यूमरेटर में क्या रखा जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
तो यहाँ पर क्या देखा है हमने कि इनके पास इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे और टोटल प्रॉफिट इनका इतना था। तो 367.4 करोड़ को डिवाइड किया गया नंबर ऑफ शेयर्स से, तो अर्निंग पर शेयर निकल के आ गया। अब कंक्लूजन में हमने क्या समझा है, हमने सारे लाइन आइटम्स को समझा पीएनएल स्टेटमेंट के, और यहाँ पर हमने देखा कि भाई किस तरीके से एक्सपेंस साइड को दिखाया जाता है पीएनएल स्टेटमेंट में। अब इसको एक कंप्लीट इंटैरिटी में देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। कुछ समझ में ना आए, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट्स में पूछना। अब होपफुली ये जो पीएनएल स्टेटमेंट है ये आपके लिए अब मोर मीनिंगफुल होगी, आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से ग्रेटर क्लैरिटी आ रही होगी। अब की टेक अवेज देखते हैं कि क्या थे इस चैप्टर्स के। एक्सपेंस पार्ट जो है पीएनएल स्टेटमेंट का वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल द एक्सपेंसेस incurred by the company during a financial year. Expense can be studied with reference to the note which you can explore for further information. तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी ये वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके ये वाली जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, इसको पूरा देख लो, इसको आप देखना स्टार्ट करो। इस वीडियो से ये पार्ट 1 था, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। आज जो हमने वीडियो बनाई है वो 5th पार्ट है। और अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में, अगर आप बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हो तो सबसे पहले जाके आपको ये इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट वाला जो ये फुल कोर्स है इसको देख लेना है। इसमें हमने सारी ही जो बेसिक्स है बिल्कुल हेलो एंड वेलकम। उस बेसिक को डिस्कस किया है। पार्ट 1 से लेके 10 तक पहले इसको देख लो, फिर फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो को देख लो, और जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं उनको जाना है इस प्लेलिस्ट पे, बिगिनर स्टार्ट हेयर वाली पे। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है, इसमें आप समझ सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फिर मूविंग एवरेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की है, फिर हमने एक स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडिकेटर की बात की है, और एक ये पिवट पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। कंप्लीट गाइड है, इसको आप देखो, ये काफ़ी एक्सप्लोजिव स्ट्रैटेजी है, इससे आप बहुत अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी सेकंड वीडियो फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।